हेलो बेटा, क्या हाल है? अच्छा। क्या? अच्छा। बिल्कुल वही टॉपिक लेकर मैं आपके सामने पहले पूर्व से लिखा रखा है, ये तो देखा ही होगा। आप लोगों ने देख चुके हैं और जानबूझ के कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। नहीं बेटा, मुझे ध्यान है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे एमसी का। निश्चित तौर पर मैचुरेशन साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। विशेष तौर पर ये आफ्टर मैरिज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या? जैसा कि मैंने फोर्थ पार्ट में आपको दोनों टॉपिक पढ़ाने वाला था। क्या दोनों? प्यूबर्टी इन फीमेल और एमसी साइकिल। लेकिन क्या थोड़ा सा एक अर्जेंट फ़ोन आ गया, तो अर्जेंट फ़ोन की वजह से मुझे बीच में ही टॉपिक रोकना पड़ा। अब कोई अर्जेंट फ़ोन नहीं, क्योंकि मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया बेटा। अब कोई अर्जेंट फ़ोन नहीं आएगा। तो देखिए एमसी साइकिल। तो एमसी साइकिल होता क्या है? जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जैसे वह स्रावित होते हैं, उसके फलस्वरूप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जैसे प्यूबर्टी इन फीमेल, यौवन अवस्था प्रारंभ में मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था, एमसी चक्र का चालू होना। तो वही एमसी चक्र है। इस एमसी चक्र में क्या होता है, वहाँ भी मैंने बताया था, ब्रीडिंग शुरुआत होती है फीमेल में 10 से 14 वर्ष। लेकिन एक निश्चित एज जो है, कहा जाए कि 12 वर्ष से सही होती है, लेकिन कभी कभार हार्मोनल परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं, जिसके कारण फीमेल में यह 10 वर्ष से भी चालू हो जाती है। तो मैंने इस वजह से 10 से 14 वर्ष के लगभग बोल रहा हूँ। इस अवस्था में फीमेल्स की वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, यानी कि रक्त शरीर से बाहर निकलता है। जब रक्त शरीर से बाहर निकलता है तो रक्त 4 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो अवस्था है वह 28 दिन की अवस्था होती है। कितने दिन की? 28 दिन की अवस्था यह होती है। और जब ये अवस्था बंद हो जाती है तो 45 और 46 वर्ष के बीच में लगभग ये अवस्था बंद होती है, जिसको रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं बेटा? रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो अब आप और हम लोग इस चक्र के बारे पर आते हैं कि चक्र में क्या क्या है। तो इस चक्र की जैसे चार अवस्थाएं होती हैं। तो पहली जो अवस्था होती है, क्या, जिसको मेंचुरल फेज क्या कहा जाता है? मेंचुरल फेज, मासिक अवस्था कह देते हैं। दूसरी जो अवस्था आती है बेटा, वह है फॉलिकुलर अवस्था। इसके बाद की है तो नाम यही दे देते हैं, पोस्ट मेंचुरल फेज। क्या? और ओव्यूलेशन से पहले की है तो इसको क्या कह देती है? प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो ये इनको नाम दिया जाता है। तीसरी अवस्था आती है ओव्यूलेशन फेज। कौन सी फेज होती है? ओव्यूलेशन फेज होती है। और लास्ट एंड फोर्थ फाइनल अवस्था होती है प्री मेंचुरल फेज। एक तो नाम ये दे सकते हैं आप और हम लोग, ठीक है बेटा। और दूसरी क्या दे सकते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या नाम दे दिया? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज नाम दे दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो इसको एक नाम और दिया जा सकता है, तो सीक्रेटरी फेज भी कहा जा सकता है और ल्यूटियल फेज भी कहा जा सकता है। बहुत सारे नाम हैं। तो ये चार अवस्थाएं होती, मेंचुरल फेज फर्स्ट, फॉलिकुलर या पोस्ट मेंचुरेशन फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। नाम, अच्छा नाम क्यों दिए गए ये तो पहले नाम सुन लो। ये नाम देखिए, स्टार्टिंग जो फेज होती है इस अवस्था में, सबसे पहले मैं यहाँ दिन भी काउंट करा देता हूँ, जिससे दिन आगे लिखने में प्रॉब्लम। 4 से 6 दिन के बीच की अवस्था होती है, यानी सबसे पहले जो अवस्था आएगी 1 से 5 दिन के बीच में चलती है, लेकिन कभी कभार 4 दिन में भी बंद हो जाती है, 6 दिन के बीच में भी बंद हो जाती है। तो इस अवस्था में फीमेल से ब्लीडिंग होती है। इस अवस्था में फीमेल से ब्लीडिंग होती है। वो क्यों होती है अभी चक्र के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। पहले नाम के लिए बता रहा हूँ। इसमें फॉलिकुलर का विकास होता है, ओवरी के फॉलिकल का, इस वजह से ये नाम दिया गया। इसके बाद की अवस्था है, इस वजह से पोस्ट नाम दे दिया गया, पश्चात। और ओव्यूलेशन, ओवरी से अंडा निकलने, ओवरी से अंडा यानी
ओवरी से ओव्यूलेशन के फलस्वरूप जो एग बाहर निकलता है उससे पहले की अवस्था उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। यह जो अवस्था होती है वो लगभग 6 to 13 डेज के लगभग होती है। फिर आता है ओव्यूलेशन, एग्जैक्ट ये 14 डेज के बीच की अवस्था है, 14 डेज, ये बिल्कुल ध्यान रख लें। चाहे तो आपको मैं ये रेड इंडिकेशन है तो ये रेड कर दिया, तो ये अवस्था होती है। क्लियर बेटा? तो ये अवस्था, तो ओव्यूलेशन अवस्था क्यों कहा गया? ओव्यूलेशन अभी मैंने बताया बेटा, ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस यहाँ प्री की वजह से मैंने समझाया था, यानी ओवरी से एग रिलीज होता, एग बाहर निकलता, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, इस वजह से इसको नाम दे दिया ओव्यूलेशन फेज। फिर आता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और सीक्रेटरी और ल्यूटेरियन फेज। तो इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं? प्री मेंस्ट्रुअल फेज यानी इस अवस्था से पूर्व की अवस्था है, इस अवस्था से पूर्व की ये अवस्था है, इस वजह से इसको क्या कह दिया? प्री मेंस्ट्रुअल फेज। क्या नाम दे दिया बेटा? प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी नाम दिया जा सकता है। फिर इसके बाद जो पोस्ट ओव्यूलेटरी यानी ओव्यूलेशन के बाद की अवस्था, इस वजह से ये नाम दिया गया। इसमें कार्पस ल्यूटियम का बनता है, तो इस वजह से इसको ल्यूटियल अवस्था नाम दिया गया। क्या है? ल्यूटियल अवस्था नाम दिया गया। तो ये तो बेटा क्या है? इसके नाम है। अब इस पूरी साइकिल में कैसे क्या होती है, इसको मैं पूरी साइकिल को एक चक्र के माध्यम से समझाता हूँ बेटा। आज तो वास्तव में बहुत गर्मी है बेटा, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे छात्र इस टॉपिक का बेहद इंतज़ार कर रहे होंगे, गंभीरता से इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उस वजह से मुझे मतलब पढ़ा टॉपिक लेकर आना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे कष्ट नहीं, लेकिन आप लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए, तो ये आप और हम लोग एक गोल चक्र सबसे पहले बनाते हैं, और इसमें अभी जैसे मैंने बताया था 28 डेज की ये साइकिल होती है। तो सबसे पहले 1 to 28 काउंटिंग लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ठीक है बेटा? ये चक्र क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, ऐसे यहाँ समाप्त होती है, फिर से यहाँ चक्र शुरुआत होता है, तो इस वजह से मैं मतलब ये चक्र के रूप में मैंने इसको बनाया। तो जैसा भी पीछे मैं पॉइंट बता के आया, तो वही मैं इंडिकेशन किए देता हूँ सीधे सीधे। यहाँ से लेकर ये अवस्था, ये पिन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट यहाँ मैं लेकर चल रहा हूँ, और इस अवस्था में ये यहाँ से लेकर यहाँ कर दिया। इसको मैंने रेड से क्यों बना रहा हूँ कि इस दौरान फीमेल में ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्राव होता है, इस वजह से मैं इसको रेड इंडिकेशन दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें LH का सीक्रेशन बंद हो जाता है। क्या बेटा? LH का सीक्रेशन बंद हो जाता है, और ल्यूटियल फेज जो होती है वो नष्ट हो जाती है बेटा। क्या? और अगला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्तर कम हो जाता है बेटा। विशेष ध्यान रखना, इस फेज में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। तो ये कुछ है, और ये जो अवस्था है 1 to 5 डेज, हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल परिवर्तन के कारण ये अवस्था 4 दिन भी चल सकती है और 6 दिनों तक भी चल सकती है। एग्जैक्ट ये नहीं है कि एग्जैक्ट, ये कभी कभार ये जो साइकिल होती है 26 दिन में समाप्त हो जाती है, तो दिन घटेंगे बढ़ेंगे, तो ठीक है ना, तो उस वजह से दिन एक आध दिन अप डाउन हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले ये अवस्था क्यों शुरुआत होती है? इस अवस्था में LH बंद हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बहुत कम हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो फीमेल का जो गर्भाशय है, यूटेरस है,
उस यूटेरस में जो बेड पाए जाते हैं, उस बेड में रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो उन ब्लड वेसल्स की जो रुधिर सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, या ये कहा जाए जो उस यूटेराइन बेड में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती थी वो फट जाती है, जिसके फटने के कारण यूटेराइन बेड को सप्लाई बंद हो जाती है। तो वो मुख्य रूप से यूटेराइन का स्राव, रक्त का स्राव बाहर निकलता है 5 दिन तक। उसी को कहा गया आपका फर्स्ट फेज, जो नाम दिया गया इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवस्था को ये नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये लिख दिया फेज, ये नाम लिख दिया गया। फेज को तो अवस्था कहा ही जाता है, तो प्रावस्था का कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब दूसरी जो अवस्था शुरुआत होती है, अपने अलग अलग इंडिकेशन करते चलेंगे, यहां से लेकर 13 डेज देखिए, ये 13 डेज हो गए। तो स्वाभाविक ये कहा जाए कि इस प्लेस से, यानी 5th ये हो गया, 6 यहाँ आएगा, तो यहीं से सर 6वां दिन स्टार्ट होता है। ये आप ध्यान रखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अवस्था होती है बेटा, तो उस अवस्था, इसके बाद की अवस्था है, तो नाम क्या दे सकते हैं अपन? पोस्ट, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज नाम दे सकते हैं। इस अवस्था से पूर्व की अवस्था है, तो इसको प्री ओव्यूलेशन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है बेटा। क्या? और इसमें ओवरी में फॉलिकुलर बनते हैं फॉलिकल, इस वजह से इसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। तो ये 3 नामों से इनको जाना जा सकता है। तो कौन कौन से नाम? पश्च मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था और फॉलिकुलर अवस्था बेटा। तो ये नाम दिए गए, 3 नाम दिए गए। और सबसे पहले अब लिखते चले, ठीक है बेटा। तो जो ब्लू से लाइनिंग चल रही है अपनी, ये कौन से 6 to 13 डेज के बीच की अवस्था होती है, 28 दिनों के बीच का मैं बता रहा हूँ, 6 to 13 डेज के बीच की अवस्था होती है बेटा। इस अवस्था में होता क्या है? एस्ट्रोजन एफएसएच के प्रभाव में, क्या? एफएसएच के प्रभाव में ओवरी जो होती है, क्या? एफएसएच लिख दें, एफएसएच के प्रभाव में ओवरी में फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल का निर्माण होता है सबसे पहला। और दूसरा, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसमें एस्ट्रोजन का बढ़ता है या नियंत्रण, इस दौरान जो यूटेरस या गर्भाशय होता है उसको एंडोमेट्रियम स्तर होता है। कौन सा स्तर बेटा? एंडोमेट्रियम जो स्तर होता है, इस एंडोमेट्रियम स्तर का रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है। आपको ध्यान होगा बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, तो मैंने वहाँ 3 स्तर गर्भाशय यूटेरस में बताया था। पेरीमेट्रियम बाहरी कहा था, मायोमेट्रियम बीच का कहा था, और अंदर का एंडोमेट्रियम कहा था। तो वही एंडोमेट्रियम था, यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ था एंडोमेट्रियम स्तर, और यहाँ उस एंडोमेट्रियम स्तर की क्या हो रही है? रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है। क्या हो रही है? रिपेयरिंग हो रही है बेटा, या मरम्मत होती है। और किसके प्रभाव में हो रही है बेटा? ध्यान रखें, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में। तो ये अवस्था कितने दिन तक की हुई बेटा? 16 to 13 डेज, ये ध्यान आप रखें, ठीक है। अब इसके बाद आती है 14 डेज की अवस्था, ये यहां से लेकर यहां तक की अवस्था। स्वाभाविक है, यहां से स्टार्ट करते हैं और इसको ले जाकर यहां समाप्त करते हैं। तो ये अवस्था एग्जैक्ट 14वें दिन होती है डे। ये एलएच हार्मोन, क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के
प्रभाव में ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, ओवरी में ओव्यूलेशन होता है यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ओवरी से अंडा निकलकर उदर गुहा में आ जाता है, उदर गुहा में अंडा आ जाता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल वाले में मैंने आपको बता के वहाँ भी आया था। तो सीधे सीधे ओवरी से अंडा निकला, उस अवस्था को क्या कहा गया, ओव्यूलेशन कहा गया। बेटा नोट कर लीजिए इसको, अंडरलाइन जो नोट्स हैं उस अंडरलाइन में आप नोट कर लीजिए। 14वें दिन एलएच के प्रभाव में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, जिसमें ओवरी से अंडा निकलकर उदर गुहा या एब्डोमेन वाले भाग में आ जाता है। ये 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं या डिफाइन ओव्यूलेशन। तो इतना लिखना है। तो यहाँ मैं आपको लिखे देता हूँ, इधर से ले जाके ये इंडिकेशन कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ओव्यूलेशन फेज या अंडोत्सर्ग अवस्था, ठीक है बेटा। तो ये अवस्था हुई। अब अपने पास जो अवस्था आती है इसके बाद की अवस्था, ये पूरी की पूरी जो अवस्था है, क्या बेटा, ये सॉरी बेटा, ये हाँ पेन बेटा गिर पड़ा, यदि खुला छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा बेटा, तो उस वजह से थोड़ा सा इसको अपन बंद कर देते हैं। अब जो अवस्थाएं आती है वो अवस्था मैं आपके सामने बेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए इनके बाद की है, सबसे पहले इसके बाद की अवस्था है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये नाम दिया जा सकता है इसको, पहला नाम, ठीक है। इसमें सीक्रेशन होता है, इस वजह से सीक्रेटरी फेज भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा, सीक्रेटरी फेज के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। और इसमें कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। और इससे पहले की अवस्था है, तो इस वजह से यहां देखिए पूर्व की अवस्था है, तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज, ये इन नामों से इनको जाना जाता है। तो ये जो अवस्था होती है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 15 to 28 डेज, कितना, 15 to 28 डेज के बीच में स्टार्ट हो रही है। यानी इस स्थान से यदि अपन काउंटिंग करें तो यहां तक की जो अवस्था है वो अवस्था कहलाती है, इतनी। तो इस अवस्था में भी इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। देखिए ये एक मैंने लाल लाइन इधर खींची है, ये थोड़ा सा डेंजरस पीरियड के लिए मैं बना रहा हूँ, और ये जो लाइन बना रहा हूँ वो सिंपल पीरियड के लिए बना रहा हूँ। इसमें कहीं कुछ नहीं, डेंजरस क्यों कहा जा रहा है देख लीजिए अभी। तो ये जो है 15 to 19 डेज, यानी कि 15 से 19 दिन के बीच में, 28 दिन, विशेष ध्यान रखना ये वाला दिन 28 दिनों के बीच में हो रही, तो उसके 15 से 19 दिन के बीच में यह खतरनाक होती, डेंजरस पीरियड होता है। यदि इसमें मेल और फीमेल इंटरकोर्स या संभोग की क्रिया करते हैं या सेक्स करते हैं, तो उस दौरान फीमेल 100% 100% प्रेग्नेंट होगी, गर्भवती हो जाती है। इस वजह से इसको डेंजरस पीरियड कहा गया, रेड इंडिकेशन दे दिया गया। क्लियर। तो यदि किसी को बच्चा नहीं चाहिए, फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो इस दौरान गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे साधन चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको अपनाकर यहाँ सेफ सेक्स यानी सुरक्षित इंटरकोर्स या संभोग की क्रिया करना चाहिए। इस दौरान कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता चला जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर जैसे ही बढ़ता चला जाता है, तो स्वाभाविक है उस समय कार्पस ल्यूटियम यदि निषेचित फीमेल हो गई है, क्या फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, निषेचित अंडा हो चुका है, तो वहाँ मुख्य रूप से क्या होता है कि यह कार्पस ल्यूटियम बना रहता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ गया, तो जिसके कारण अब 9 मंथ तक ये चक्र
नहीं चलेगा। 9 मंथ तक ये चक्र बिल्कुल नहीं चलेगा। इन केस ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इन केस ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता चला जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि स्तर बिल्कुल कम हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। क्या? कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है और पुनः फीमेल में 28 दिन बाद, पुनः फीमेल में 28 दिन बाद यह अवस्था फिर से आ जाती है, अर्थात फीमेल में ब्लीडिंग शुरुआत हो जाती है। तो ये है बेटा आपका क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म चक्र। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है इसको। आपको जो कोई समस्या हो तो या तो बेटा आप अभी प्रश्न कर लें, या फिर आपको मोबाइल पर, या फिर अगला जो लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में बेटा निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो आपका प्रोसेस होती है, यानी ओवा का निर्माण और स्पर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस बिकॉज स्पर्म एंड ओवा आर कॉल्ड गैमेट्स। क्लियर? सीधे सीधे यानी कि स्पर्म और ओवा को युग्मक कहा जाता है, इस वजह से इस क्रिया को युग्मक जनन की क्रिया कहा गया। और युग्मक में आपका जो स्पर्म का निर्माण होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है या शुक्राणु जनन कहा जाता है, या फिर आपका जो अंडाणु का निर्माण होता है उसको oogenesis या अंडाणु जनन कहा जाता है। तैयार रहिए, अगले भाग में बेटा आपके सामने आएंगे हम फिर से और युग्मक जनन के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, बाय।